आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्सेस एंड फ्रिक्शन फोर्सेस। ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्सेस एंड फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वाय बल एवं घर्षण बल के बीच का ग्राफ। वाय बल एवं घर्षण बल के बीच का ग्राफ। देखो होता क्या है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, यहां हम लोग इसका नाम रखेंगे अप्लाइड फोर्सेस, यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे मूवमेंट के लिए, और इसका नाम रखेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो इस एक्सिस में है, अप्लाइड फोर्सेस इस एक्सिस में है। देखिए हम कल आपको बताए थे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू चेंज होता है 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि जब तक वो ऑब्जेक्ट खड़ा है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं बट ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट में जब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब तक वहां खड़ा है तब तक उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। जैसे अगर आपने यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब जो कल बताए थे आपको, यहाँ खींच रहे हैं इसके, देखना यहाँ पर अगर हम एक ब्लॉक्स रखे हैं, ब्लॉक के ऊपर में अगर हम फोर्स लगाते हैं, नीचे तो mg लगेगा, कल समझाए थे, ऊपर r लगेगा, इधर अगर हम फोर्स लगाते हैं P, तो ये फोर्स धीरे धीरे आप इंक्रीज भी तो कर सकते हैं। P इज इक्वल टू, मान लो ये 5 न्यूटन था, तो पीछे में जो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स वो तो इक्विलिब्रियम में स्टैटिक्स के बराबर, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसके बराबर होगा। अगर आप इसको 7 कर दे रहे हो तो ये भी बढ़ जाएगा, अगर 9 कर दे रहे हो तो भी बढ़ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि 5, 7, 9 पे आपका मोशन स्टार्ट हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। आपको एग्जांपल दिए थे कि एक ट्रक खड़ा है, एक आदमी धक्का लगा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं एक आदमी के धक्का लगाने से ट्रक बढ़ जाएगा, दूसरा भी लगाया तो नहीं, तीसरा भी लगाया तो नहीं, लेकिन सब फोर्स तो इंक्रीज कर रहा है, तो उसके हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। हाँ, एक टाइम आएगा जहां पे अगर 8वां या 9वां आदमी आके धक्का लगाने लगे तो थोड़ा सा ट्रक बढ़ जाएगा, तो अलग चीज है। तो उस टाइम तक जब तक वो आगे नहीं बढ़ रहा है तब तक तो उसके पास में स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है अप्लाइड फ्रिक्शन के ऊपर में, यानी कि इसका वैल्यू 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। धीरे 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 बढ़ेगा, कब तक? जब तक आपका मोशन स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक। और ये जब अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, दैट टाइम का जो वैल्यू होता है, दैट इज द कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि अब इसके बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो रही है, अब यहां से आपका मोशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे, तो देखिए जैसे जैसे अप्लाइड फ्रिक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो लीनियर होगा ग्राफ। अब इसके बाद जाकर इस पॉइंट पर वैल्यू आपका मैक्सिमम हो गया, अब यहां पर आपका वैल्यू मैक्सिमम हो गया, इसके बाद में अब मोशन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि इस पॉइंट पे जो हमें फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा वह आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वह आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। फिर ये थोड़ा सा कर्व डाउन होगा, स्लाइटली डाउन होगा, और उसके बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी बॉडी जो है सो मोशन में आ जाएगी, और जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट होगा इट फ्री फ्रॉम अप्लाइड फोर्सेस, देखिए ये स्टैटिक्स हो जाएगा इस तरीके के। इसके लॉ जो पढ़ाएंगे वहां पे देखिएगा, इसको डिस्कस करेंगे, इस चीज को लिखा जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन में यहां ओ से लेके ए तक हमारा जो वैल्यू है वह स्टैटिक फ्रिक्शन का है, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओ से लेके कहां तक? ए तक, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है।
यहाँ ए पे जो मिल रहा है डेट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ए आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ एल, यानी एफ एस मैक्सिमम वैल्यू पे जब पहुंच गया तो कौन सा फ्रिक्शन कहलाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाया। और उसके बाद में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डेट वाज द एफ के, मतलब कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्सेस में अप्लाइड फोर्सेस अप्लाइड फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्सेस का जब हम लोग ग्राफ देखा तो हमने देखा ओ से लेके ए तक कौन सा मिला, स्टैटिक फ्रिक्शन, ए पॉइंट पे कौन मिला, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद में ए से लेके सी तक आपका कौन सा मिला, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम लिखेंगे इसी बात को कि कौन कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है। लिखिए, पॉइंट दे दे के लिखते चलते हैं। एट पॉइंट ए स्टैटिक फ्रिक्शन, एट पॉइंट ए स्टैटिक फ्रिक्शन is at maximum value, at point A static friction is at maximum, at point A static friction is at maximum value। पॉइंट ए पर स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिंदु ए पर, बिंदु ए पर स्थैतिक घर्षण का मान अत्यधिक यानी अधिकतम, इसको अधिकतम ही सही रहेगा, अधिकतम है, इस घर्षण पर सीमांत घर्षण बल, इस बिंदु पर लिखिए, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर सीमांत घर्षण बल प्राप्त होता है। चलिए, अब यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि वहां पे हमें क्या मिल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो मिला है, उसी जगह पर हमें क्या मिल गया है आपका, हमें मिल गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो अब ध्यान दो, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ठीक है हमें ए पॉइंट पे मिल गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो कहां से कहां तक की वैल्यू रही होगी, तो ओ से लेके ए तक की वैल्यू, यानी ओ ए इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल। अब इसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का, कि काइनेटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक मिला हुआ है। तो जो हमारा एफ के मिला हुआ है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, वह जो पॉइंट हमको मिला हुआ है वो किस जगह मिला हुआ है, कितनी दूरी है, तो यहां से लेके यहां तक एक छोटा सा लाइनिंग अगर इसमें खींच दें, ये लाइन थोड़ा डाउन हुआ है, इसको थोड़ा सा यहाँ खींच दें, हाँ, एक के पॉइंट मान लेते हैं के। और अगर के पॉइंट पे हम लोग देखें तो हमें ये कहां तक मिला था, और इसको एल मान लीजिए, एल, एल, तो ओ ए इस लाइन पर अगर देखेंगे तो एफ एल का जो वैल्यू है, एफ एल का, वह ओ एल नहीं कह के क्या कह दीजिए, ओ, इस लाइन पे अगर देखते हैं तो एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एल। और उसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, गति के घर्षण की अगर बात करें,
डायग्राम में एल कहाँ लिखे सर? गतिक घर्षण अगर इसकी बात करें तो ये हमारा एफ के है, ए होगा ओ के बराबर। हमने एक कोई वैल्यू आपको एफएस के लिए नहीं दिया है, इसलिए कि एफएस जो है सो आपका तो वैरी कर रहा है, 0 टू एफ ओ एल तक जा रहा है। बोलिए, बोलिए, डाउट बोलिए। एल कहाँ है डायग्राम में सर? एल यहाँ है बेटा, इस जगह पर ओ का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, यस सर। ए का मैक्सिमम वैल्यू, और एफएस के लिए हमने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि एफएस तो चेंज हो रहा है ना, 0 टू लेके कहां तक जा रहा है, एफ एल तक जा रहा है, एल तक जा रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाए, सब पूरा का पूरा एफएस है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का हमने कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं दिया है, वो 0 टू मैक्सिमम गया है, तो हम नहीं कह सकते कि ये सर्टेन वैल्यू जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शन का है। इसलिए हमने बोल दिया कि एफ एल मिल गया, हमें एफ एल ओ एल के बराबर होगा, और जो एफ के है ओके के बराबर। बट आई कैंट से कि एफ एस क्या होगा, एफ एस इसलिए नहीं होगी कि तो वेरिएबल है, लीनियर मिल रहा है। अगर आप देख ही रहे हैं, आप 0 से लेके कहां तक मिल रहा है, ए तक, मैक्सिमम वैल्यू तक, तो इसलिए हम एफएस को एक स्पेसिफिक लाइन से यहाँ पे नहीं बता पाए। अब देखिए, हम अब सीधे आते हैं आपका लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पे। काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉ क्या कहलाता है उसको ध्यान देंगे, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को। उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और देन आफ्टर एग्जांपल्स। तो हम जल्दी से हेडिंग डालते हैं, और हेडिंग होगा आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण के नियम। पहला लिखिए, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के is directly proportional to normal reaction R force of kinetic friction Fk is directly proportional to of kinetic friction Fk is directly proportional to force of kinetic friction Fk is directly proportional to normal reaction R नॉर्मल रिएक्शन आर। चलिए स्पेस को हम हटाते हैं, यानी कह रहा है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वह आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। खूब ध्यान से इस चीज को समझना है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एफ के जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसी चीज में जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जाता है तो हमें भी मालूम है कि एक कांस्टेंट आएगा। मैथमेटिक्स कहता है कि एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ जो कांस्टेंट आया डेट वाज द म्यू के आर। एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, जहां पे म्यू के क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। वेयर म्यू के इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा लॉ लिखिए इसका। सर उसका हिंदी बोल दीजिए। हाँ, यहाँ लिखिए इसका। अच्छा, इस पूरे का हिंदी हमने नहीं शायद बोला है, हिंदी लिख लीजिए पहले लॉ का। गतिक घर्षण
गतिक घर्षण अभिलंब अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती गतिक घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है, अर्थात Fk is directly proportional to R. Fk is equal to mu k R. Mu k is equal to coefficient of kinetic friction कहिए या गतिक घर्षण गुणांक। अब देखिए यहां पर तीसरा लॉ, इसका पहले तीसरा नहीं दूसरा लॉ लिखेंगे। दूसरा लॉ जो है काइनेटिक फ्रिक्शन का उसको लिखा जाएगा। दूसरा लॉ कहता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन does not depends upon kinetic friction does not depends upon एक ही साथ होगा। kinetic friction does not depends upon surface area of contact। सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट समझिए, जहां पे कांटेक्ट ऑफ टू सरफेसेस, चलो ना ऐसे लिख दिए सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। इसको ऐसे समझो, पहले हिंदी लिख देते हैं। गतिक घर्षण दोनों सतह के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं रहता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कांटेक्ट का एरिया है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। कांटेक्ट का एरिया, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे दोनों सतह आपका लगा हुआ है, जहां पे जैसे कि अगर आपका चक्का अगर रन कर रहा है, चक्का दौड़ रहा है, तो चक्का की जो टायर का एरिया हुआ और वो जितने जमीन पे दौड़ रहा है उसका एरिया, वो सरफेस ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। तो जहां पे दोनों सतह जो है सो एक दूसरे के साथ संपर्क में बना हुआ है, उसका जो क्षेत्रफल है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा जो हम लोग लिखेंगे वो होगा कि ये स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता है। तीसरा कि कितने के स्पीड से कोई चीज स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है, इस चीज पे भी वो डिपेंड नहीं करता है, अगर उस कांटेक्ट एरिया का नेचर नहीं बदल जाए। अगर उसके हीट, जैसे फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है और हीट जो है अगर उसके नेचर को बदल दिया, वहां के कंडीशन को बदल दिया, जैसे लुब्रिकेशन हो जाएगा, टायर ज्यादा देर चलेगा, ज्यादा देर घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो क्या होता है आपको भी मालूम है कि वहां पे हीट आ जाएगा और हीट के कारण क्या हो जाएगा, वो लुब्रिकेशन मतलब वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, तो जिससे उसका नेचर बदल जाएगा। तो ये काम वहां हम लोगों को नहीं करना है। तो अगर ऐसा नहीं हो तो वो स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता है। यानी यहां हम लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। सर, हाँ बोलिए। हाँ सरफेस एरिया पे कैसे नहीं करता है? देखिए ये दो सतह है ना, देखिए ये सतह ए है और मान लीजिए कि दूसरा सतह हमारा यहाँ पे, दोनों इसके एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता है कि कितना बड़ा एरिया में फ्रिक्शन लग रहा है, या फिर ये पतले से एरिया से पतले से एरिया यहाँ पे छोटा एरिया ले लिए, इन दोनों के कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, उसके उस पे इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। ये इसका लॉ है।
उस पर डिपेंड ही नहीं करता है कि आपका कितना ज्यादा एरिया इसके कांटेक्ट में है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं आता है। तो इसलिए तो ये लॉ पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एरिया पे इसका कांटेक्ट नहीं में। हाँ, दूसरा देखिए, कह रहा है कि ये स्पीड पर भी नहीं मानता है कि स्पीड कितना ज्यादा है। आप देख ही रहे थे कि वो कांस्टेंट हो जा रहा था, ग्राफ में ही सीधा दिख रहा था, अप्लाइड फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट हो जा रहा था। यस। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन not depends upon speed if heat does not change the condition. If heat does not change the condition. गतिक घर्षण गतिक घर्षण बल गति पर निर्भर नहीं करता है यदि गति से उत्पन्न ऊष्मा के कारण स्थिति में परिवर्तन नहीं हो। गति घर्षण बल गति पर निर्भर नहीं करता है यदि गति से उत्पन्न ऊष्मा के कारण स्थिति में परिवर्तन नहीं हो तब। तो ये मोशन से भी इंडिपेंडेंट। तीन चीज हमने देख लिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मोशन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जहां से वटा तो हमारा क्या आ गया, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। चलिए, अब आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी बात करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ क्या होता है, फिर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू आया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए जल्दी से हम लोग आ जाते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग देखेंगे। इसमें भी लगभग लगभग चीजें सामान्य होती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको मालूम है वो सेल्फ एडजस्टेबल है। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट करते जाता है, इसलिए उसका ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए और हेडिंग डालिए, लॉज ऑफ सर लिमिटिंग। बोलो बेटा। सर स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही देता है क्या, कि या वो वेरिएबल होता है? नहीं बेटा, वेरिएबल नहीं होता है, हमेशा लीनियर होता है। ओके सर। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण के नियम देखिए, पहला लिखिएगा एक नंबर में, ए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, नॉर्मल रिएक्शन आर के। चलिए लिख लीजिए इस बात को। एक नंबर में लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स
लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर। यानी यहाँ पे हम इस बात को लिख सकते हैं कि जो सीमांत घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल प्रतिक्रिया बल आर के समानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल प्रतिक्रिया बल आर के समानुपाती होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जल्दी से इसको लिखेंगे। और हमें मालूम है कि कोई भी बॉडी अगर हेवी है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन आर बराबर mg होगा। इसलिए जो हमारा, इसी चीज को यहां पे हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। व्हेन अ बॉडी इज हेवियर, normal reaction R is equal to mg increases। R किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा एफएल है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, और जब एफएल इंक्रीज हो जाएगा तो हमें मालूम है कि एफ जो है अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अत्यधिक फोर्स की जरूरत लगेगी हमें हेवियर बॉडी को मूव कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें है। तो खैर कोई बात नहीं, आप इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम बताते हैं। तो एफएल को हम स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, एफएस मैक्स भी अगर बोलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो ये जो, अगर इसको हटाते हो आप, तो ये जो आएगा एफएल इज इक्वल टू, ये आएगा म्यू के आर। क्योंकि उस टाइम में ये जो है स्टैटिक कंडीशन में रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने म्यू के लिखा है। म्यू के तो शायद हम लोग उसके लिए यूज कर चुके हैं, म्यूएस ही लिखें, उसके लिए हम लोग म्यू के का यूज कर चुके हैं। म्यूएस इंटू आर, एफ एल इज इक्वल टू म्यूएस इंटू आर। और विशेष जो है सो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखा जाएगा कि इसको और किन किन चीजों से जाना जाएगा। इसके बारे में, म्यू के बारे में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका अगला टॉपिक होगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो फिर यहाँ पे म्यूएस लिख लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा, तो म्यूएस इंटू आर। एल नहीं लिखे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो एफ एल इज इक्वल टू म्यूएस इंटू आर। दूसरा लिखिए, इसका हिंदी बोल देते हैं। जब वस्तु भारी हो तो प्रतिक्रिया बल आर इज इक्वल टू एम जी बढ़ जाता है। जब वस्तु भारी हो तो प्रतिक्रिया बल आर इज इक्वल टू एम जी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जो दूसरा लॉ है उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स the direction of limiting friction force is always opposite to the direction in which
body is tends to moving, tends to moving। कह रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा, ये तो हमें मालूम है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन, किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। तो वही कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव, बट टेंड्स टू मूव, जिधर घूमने का प्रयत्न करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है। लेकिन कहां पे है? टेंड्स टू मूव है, लेकिन अपने मैक्सिमम कंडीशन पे है, एट द वर्ज। वर्ज कहते हैं किनारे पर है। टेंड्स टू मूव, टेंड्स टू मूव, और यहां हम लिखेंगे एट, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एट द वर्ज ऑफ मूविंग, एट द वर्ज ऑफ मूविंग मतलब घूमने ही वाला है, अभी घुमा नहीं है। क्योंकि अगर हम टेंस सिर्फ लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो अभी स्टैटिक वाले कंडीशन में ही है। तो ठीक है ना, लिमिटिंग में भी तो स्टैटिक ही होता है, लेकिन एकदम मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसीलिए हमने वर्ज ऑफ मूविंग लिखा है कि अब ये काइनेटिक में कन्वर्ट होने ही वाला है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सीमांत घर्षण वस्तु के गति के विपरीत दिशा में जिसमें वस्तु गति करने ही वाला, वस्तु गति करने ही वाला होता है। सीमांत घर्षण वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसमें वस्तु गति करने ही वाला होता है। मतलब गति करने ही वाला है, मतलब अभी गति किया नहीं है, तो उसके विपरीत दिशा में, जिधर वो चाह रहा है उसके विपरीत दिशा में ये वर्क करता है। और तीसरा वही है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, लिख लेना है। हटाएं इसको, चलिए हटाते हैं। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको हम तो पीडीएफ भेज ही देते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ area of contact। सीमांत घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं रहता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं रहता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी वैल्यू क्या है, नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब हमारा आता है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो म्यू आ रहा था उसके बारे में पढ़ना। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नेचर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ ग्राफ और लॉ पढ़ाया, छोटा छोटा वीडियो है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। और जो आपको इसमें कोई अगर डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो।